Hi everyone, welcome back to my channel. The topic of today's video is homeostasis, which is the foundation of human physiology. तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि होम्योस्टेसिस किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में. So let's roll into the video. Before proceeding ahead, I want to ask you two questions. That have you ever wondered that how your body maintains a constant temperature even when the weather changes? कि किस तरीके से हमारी बॉडी एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है जब बाहर का वेदर चेंज हो रहा हो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी स्वेट व्हेन इट्स हॉट एंड व्हाई डू वी शिवर व्हेन इट्स कोल्ड. कि जब हमको ठंड लगती है तो हम क्यों शिवर करते हैं और जब हमें गर्मी लगती है तो क्यों स्वेटिंग होती है. तो ये कुछ बेसिक्स से बॉडी के नेचुरल फिनोमिना है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. हम बहुत ही एक जनरल सी बात से वीडियो स्टार्ट करेंगे. कोई भी चीज़ हो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर उस रिक्वायरमेंट से वो ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है और अगर वो कम है तो भी प्रॉब्लम है. मतलब जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही होनी चाहिए. ठीक है, इसी चीज़ को होम्योस्टेसिस बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ ना तो ज़्यादा अमाउंट में हो ना ही कम हो, ना ही ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो. मतलब बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट होना चाहिए. अब हम होम्योस्टेसिस को उसके टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे. सो द वर्ड होम्योस्टेसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक ओरिजिन. होम्यो मीन्स सिमिलर और सेम. दिस प्रीफिक्स मीन्स कांस्टेंट, अनचेंजिंग और सिमिलर. मतलब होम्यो मीन्स होता है कांस्टेंट, अनचेंजिंग, सिमिलर. मतलब कि जो चीज कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है. इट इंडिकेट्स अ स्टेबल और बैलेंस स्टेट. मतलब कि जो होम्यो मीन्स होता है उसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टेबल और बैलेंस स्टेट मेंटेन होना. नेक्स्ट आता है स्टेसिस. इसका मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल और स्टेबिलिटी. दिस सफिक्स मीन्स स्टैंडिंग पोजीशन और स्टेबिलिटी. इट रेफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेडी कंडीशन इन अ सिस्टम. तो ये दोनों ही टर्म बेसिकली ये इंडिकेट करते हैं कि कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, एक कांस्टेंट और सिमिलर तरीके से मेंटेन है. अब हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को समझेंगे. सो द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस स्टेट्स दैट इट इज द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस. इसका मतलब ये है कि होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल मेंटेन करके रखना, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा हो. Next, why it is important? Because it keeps our organ functioning properly and prevent diseases. Next, अब हम डिस्कस करेंगे components of homeostasis. So, homeostasis control system has three parts. Number 1 is receptor, number 2 is control center, and number 3 is effector. तो जो हमारा homeostatic control system है वो तीन एस्पेक्ट में वर्क करता है. नंबर 1 रिसेप्टर. उसमें क्या होता है? इट डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. जो भी बाहर एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो हमारी बॉडी डिटेक्ट करेगी. जैसे कि स्किन डिटेक्ट करती है कोई भी टेम्परेचर चेंज. फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल सेंटर. प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शंस. जो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी ने डिटेक्ट करी है वो इंफॉर्मेशन हमारे कंट्रोल सेंटर तक जाएगी. उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा और कुछ इंस्ट्रक्शन सेंड किए जाएंगे. फिर बात आती है इफेक्टर की. इफेक्टर में होता है इट रिस्पॉन्ड्स टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू बैलेंस. मतलब जो भी हमारी बॉडी ने डिटेक्ट किया चेंज, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारा कंट्रोल सेंटर हमको देगा, इफेक्टर में हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं. क्यों? टू ब्रिंग बैक द बॉडी टू द बैलेंस. अब हम इसे एक बहुत ही बेसिक और कॉमन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. ये बहुत ही जनरल एग्जाम्पल है, हम सब लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा. इफ यू टच अ हॉट सरफेस, नर्व सेंस हीट, ब्रेन टेल्स हैंड टू पुल अवे. जब गलती से हमारा हाथ किसी भी हॉट सरफेस को टच कर देता है तो क्या होता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो सेंस करती हैं हीट मीन्स टेम्परेचर चेंज, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल सेंटर तक पहुंचती है. वहां पर वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है और इंस्ट्रक्शन सेंड करता है हमारा कंट्रोल सेंटर हमको. वो इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि हमें अपना हाथ पुल अवे करना है. ठीक है, तो क्या होता है, हमने हॉट सरफेस टच किया, हमारे ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जब हमारे ब्रेन ने हमको कमांड दी तो हमने अपना हाथ पीछे कर दिया, मीन्स उस हॉट ऑब्जेक्ट से हटा दिया. तो इससे क्या हुआ कि
कोई भी फर्दर डैमेज जो हमारी बॉडी को हो सकता था, जो हमारे हाथ के सेल्स को हो सकता था, टिश्यूज को हो सकता था, उससे हमारे ब्रेन ने हमको प्रिवेंट कर दिया, मतलब बचा लिया। तो इस तरीके से होम्योस्टेसिस वर्क करता है टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम द डैमेज। नाउ विल डिस्कस द होम्योस्टेसिस इन एक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन की, कि किस तरीके से होम्योस्टेसिस बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। When you get too hot, brain detects high temperature, signals sweat glands, sweating cools down the body. तो होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही होती है तो हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है हाई टेम्परेचर। ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो सिग्नल करता है हमारे स्वेट ग्लैंड को। स्वेट ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो स्वेटिंग स्टार्ट कर दें। जब स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें when it's too cold, brain detect low temperature, signals muscles to shiver, generates heat. अब इसमें क्या होता है, जब बहुत ठंड हो तो हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है लो टेम्परेचर, फिर वो सिग्नल करता है हमारी मसल्स को सो दैट दे स्टार्ट्स टू शिवर, और जब मसल शिवर करती है तो क्या होता है, वो हीट जनरेट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा वापस से नॉर्मल। तो अगर हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम एसी टर्न ऑन करते हैं, और जब हमें ठंड लगती है तो हम हीटर एक्टिवेट करते हैं। वही सेम चीज हमारी बॉडी में हो रही होती है। जब हमें बहुत गर्मी लग रही होती है तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्वेटिंग स्टार्ट होगी तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, और जब हमें बहुत ठंड लग रही होती है तो हमारी मसल्स शिवर करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें ठंड कम लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि होम्योस्टेसिस किस तरीके से ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। When you eat a meal, blood sugar rises, pancreas releases insulin. Insulin helps store glucose in the cells and blood sugar drops to normal. तो बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई मील कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर जो है वो राइज हो जाएगा। जब ब्लड शुगर राइज हो जाएगा तो पैनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट करेगा। वो इंसुलिन क्या करेगा, जो ब्लड शुगर राइज हो रहा है उस ग्लूकोज को स्टोर कर देगा सेल्स में। ठीक है, तो हमारे जो ब्लड में शुगर हाई हो रहा था वो क्या होगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें कि जब हम कोई मील स्किप कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाता है। उस मोमेंट पे क्या होता है, जो पेनक्रियाज है वो ग्लाइकोजन रिलीज करेगा। तो ग्लाइकोजन क्या करेगा, वो सिग्नल करेगा लिवर को कि वो जो स्टोर्ड ग्लूकोज था उसको रिलीज कर दे। अब वो वापस से रिलीज कर देगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड शुगर है वो वापस से नॉर्मल आ जाएगा। अब इस पूरे फिनोमिना में, इस पूरे प्रोसेस में दो की प्लेयर्स हैं। नंबर 1 इज इंसुलिन एंड नंबर 2 इज ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या काम करता है, वो ब्लड शुगर को लोअर्स करने में हेल्प करता है, और ग्लाइकोजन क्या करता है, वो रेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस में किस तरीके से वाटर बैलेंस होता है, जिसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। When you drink too much water, kidney filter out excess water, urine become more diluted. तो होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा पानी पी रहे होते हैं तो क्या करती है हमारी किडनी, वो फिल्टर आउट कर देती है एक्सेस वाटर को, और यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाता है। तो जो एक्सेस वाटर था वो यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। नेक्स्ट अगर वहीं दूसरे सिनेरियो की बात करें कि जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, मतलब कम पानी पी रहे होते हैं, तो क्या होता है, बॉडी रिलीज करती है एक हार्मोन ADH, विच इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है, ये हेल्प करता है किडनी को रिटेन कराने में वाटर। तो क्या होगा, किडनी रिटेन कर लेंगी वाटर को और यूरिन हो जाएगा कंसंट्रेटेड। इसका एग्जांपल है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम पानी कम पी रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, तो जो यूरिन है वो डार्क येलो हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि जो हमारी किडनीज हैं उन्होंने वाटर रिटेन कर लिया है और जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो गया है। सो ये कुछ बेसिक फिनोमिना थे जिसमें होम्योस्टेसिस किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, वो हमने जाना। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर होम्योस्टेसिस फेल हो जाए। सो डिजीजेस कॉज्ड बाय होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस, ये कुछ कंडीशंस हैं जो होने के चांसेस हैं अगर होम्योस्टेसिस प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे या इम्बैलेंस हो जाए। तो नंबर 1 इज डायबिटीज। डायबिटीज कब होगा, जब ग्लूकोज का इम्बैलेंस होगा। ठीक है। नंबर 2 हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक कब होगा, जब टेम्परेचर रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी या फेलियर होगा। नंबर 3 इज डिहाइड्रेशन, जब वाटर इम्बैलेंस होगा।
एंड नंबर 4 इज अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो कोई भी एंडोक्राइन कंडीशन हो सकती है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये इस तरह की डिजीजेस जो हैं वो होम्योस्टेसिस के फेल होने की वजह से होती हैं। क्यों? क्योंकि होम्योस्टेसिस हमने क्या जाना, वो एक एबिलिटी है हमारे बॉडी की कि एक स्टेबल इन्वायरमेंट को, स्टेबल कंडीशन को मेंटेन करके रखना। और ये सारे डिजीजेस कब होंगी? जब वो स्टेबल कंडीशन मेंटेन नहीं रहेगी। तो व्हाट इट मीन्स कि होम्योस्टेसिस फेल हो गया है या फिर होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस हो गया है, तो ये कंडीशंस तब होती हैं। Why is homeostasis important? Because without it the body cannot function properly. क्योंकि होम्योस्टेसिस के बिना बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर ही नहीं पाएगी। So I want to sum up this video by stating that homeostasis keeps us alive and healthy. So that's all about this video. I hope you understood the topic quite well. But still, if you guys have any doubt, you can comment me below. If you like this video, please give it a big thumbs up. Do share this video and subscribe to my channel for more upcoming videos. And which homeostasis mechanism surprised you the most? Please let me know in the comments. Thank you so much for watching my video. Have a great day.